ओडिशा सरकार के विद्यालय एवं गण शिक्षा विभाग तथा ओसिफा द्वारा हिंदी की इस लाइव कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम रश्मिरेखा खेती है। मैं संबलपुर जिले के परमानपुर सरकारी उच्च विद्यालय में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा चलिए शुरू करते हैं हम एक छोटी सी कहानी से। एक बार सारांश नाम का एक लड़का एक होटल में खाना खाने के लिए जाता है। वो क्या देखता है, एक बच्चा उसको बाहर से देख ही रहा होता है। इतने दिखता है कि वह बच्चा पिछले कुछ दिनों से भूखा था, वो कुछ भी नहीं खाया था। तो सारांश से रहा नहीं गया, वह उस बच्चे को अपने साथ होटल के अंदर ले आया और उसको बिठाकर अपना खाना खुद अपने हाथों से उसको खिलाने लगता है। बच्चा बहुत ही खुश था, खाना खाने के लिए मिल रहा था। सारांश भी उस बच्चे को देखकर काफी खुश हुआ जा रहा था। इतने में खाने का बिल आता है तो सारांश आश्चर्यचकित रह जाता है। कभी वो बिल को देखता तो कभी वह होटल के मालिक को देखता। हम मनुष्यता के लिए कोई भी मूल्य नहीं लगाते हैं, तो ये मनुष्यता है क्या जिसके कारण होटल का मालिक सारांश से पैसा देने से मना कर देता है। तो चलिए इसी को जानने के लिए हम आज 10वीं कक्षा के हिंदी की किताब को निकालते हैं, जिसमें पद्य विभाग में दूसरी जो कविता है मनुष्यता कविता को पढ़ने से पहले चलिए हम इसके कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कवि कौन है? कवि है मैथिलीशरण गुप्त। तो अपनी अपनी किताब से आप लोग पेज नंबर 16 निकाल लीजिए, जिससे हम मैथिलीशरण गुप्त जी के बारे में हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चीर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त और माता थी काशी बाई। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। इनको घर पर ही संस्कृत, हिंदी और बांग्ला साहित्य का अध्ययन करने का मौका मिला। तो इनकी अगर काव्य में विशिष्ट गांधीवाद का छाप मिलेगा, साथ ही साथ गौरवमय अतीत के इतिहास, भारतीय संस्कृति की महत्ता है वह है रंगमय। इसके साथ साथ जयगढ़, शाकिर, यशोधरा, भारत भारती इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के ऊपर काफी गहरा प्रभाव डाल सका। इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी से भी खड़ीबोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। तो खड़ीबोली भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। इनका जो भाषा का भंडार था वो बहुत ही विशाल था। तो इसमें खड़ीबोली भाषा के साथ साथ संस्कृत एवं प्रांतीय भाषाओं का भी प्रभाव था। शैली के बारे में अगर चर्चा करें तो इन्होंने शैली में विविधता दिखाई है, लेकिन प्रधानतः इन्होंने प्रबंधात्मक शैली को ही दी है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को याद होगा तो 9वीं कक्षा में हम लोगों ने मैथिलीशरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता को भी पढ़ा। राहुल की जननी और भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी और उनकी पति रूप, इन दोनों रूपों का अत्यंत सुंदर शब्दावलियों के माध्यम से चित्रण किया था। आज हम 10वीं कक्षा में मैथिली शब्द में जब ता प्रत्यय लगता है तो मनुष्य क्या करता है, उसके बारे में सोचता है, दूसरों की सहायता करता है। इन्हीं गुणों को ही कहा जाता है मनुष्यता। जैसे कि मनुष्यता शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्य के भीतर के अच्छे गुण, तो इस प्रस्तुत कविता में भी कवि ने ही प्रेरणा दी है। तो चलिए मनुष्यता कविता को पढ़ते हैं। इसकी मनुष्यता कविता का जो पहला पद है वह कुछ इस प्रकार है। अपनी अपनी किताब से आप लोग इसको देखिए और पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए। विचारो कि मत्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सो। मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने हमें हमेशा राष्ट्रवादी होने का ही उपदेश दिया है। प्रस्तुत कविता में भी
ये जो पहला पद है इसमें भी उन्होंने सही मायने में मनुष्य कहला पाएगा उसी को ही बताया है। तो इस पूरे पद को हम सही तरीके से समझ पाए, इसलिए बच्चों क्या करते हैं, चलिए इस पूरे पद को हम दो दो पंक्तियों में बांट देते हैं। याद जो करे सभी। अब बच्चों अपनी अपनी कॉपियां निकालो और उसके साथ कलम, जिससे क्या होगा, अभी जो कठिन शब्दावलियों का हम आलोचना करेंगे वह अपने कॉपी में आप लोग लिख पाओगे। कहते हैं, कवि क्या कह रहे हैं, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो। तो कवि क्या कह रहे हैं, विचार लो। अब विचार लो शब्द का अर्थ है सोच कर देखो, सोचना, ठीक है। तो कवि यहाँ सोचने के लिए कह रहे हैं, क्या सोचना, सोच के देखो कि हम क्या है, हम मरते हैं। मर्त्य शब्द का अर्थ है मरण अथवा नश्वर। अब मरणशील किसे कहा जाता है, जिसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो मनुष्य अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। तो यही बात विचार करने के लिए यहाँ पर राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी हमें कह रहे हैं, हमें अर्थात मनुष्य को कह रहे हैं कि थोड़ा सोच कर देखो कि हम नश्वर हैं, अर्थात हमारी जो मृत्यु, कवि क्या कह रहे हैं, न मृत्यु से डरो कभी। अगर हमारी मृत्यु सुनिश्चित है तो कवि का कहना है कि हमें मृत्यु से डरने की कोई बात, मरना तो सुनिश्चित है। तो यूं करो कि याद जो करे सभी, यूं मतलब ऐसे, तो कुछ ऐसे काम करो जिससे क्या होगा कि मरने के बाद भी जीवित रह जाएंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसके लिए क्या कहते हैं, चलिए इन तस्वीरों पर हम ध्यान देते हैं। इन तस्वीर को, अगर इस तस्वीर को हम देखेंगे तो बच्चों इन तस्वीरों को नामों की कोई आवश्यकता है नहीं। इन तस्वीरों को देखते ही बिना मेरे नाम, यहाँ पर तस्वीरें देखी है, इन तस्वीरों को क्या हो रहा है, ये सारे व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ ऐसा कार्य कर गए हैं जिसके कारण इनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी मृत्यु को सालों हमेशा के लिए जीवित रह जाएंगे, ठीक है। तो इस पहली पंक्ति से हमें क्या सीख मिलती है, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी हमें इस पहली पंक्ति में बता रहे हैं कि हम मरणशील या नश्वर हैं, हमें यहाँ विचार करना चाहिए। और क्या बता रहे हैं, हमें जीवित रह पाएंगे, ठीक है। अब पहले पद के दूसरी पंक्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरी पंक्ति में कवि मैथिलीशरण, हुई ना यूं सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, ठीक है। तो कवि क्या कह रहे हैं, इस प्रस्तुत पंक्ति में देखते हैं, हुई ना यूं सु मृत्यु तो यहाँ जो शब्द है सुमृत्यु, इसमें सु उपसर्ग लगा है और सु उपसर्ग हमेशा अच्छे के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, अच्छे के अर्थ में प्रयोग होता है। तो सुमृत्यु शब्द का अर्थ है अच्छी मृत्यु। मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर, ठीक है, अच्छी मृत्यु। तो सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। तो कवि हमें क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं हुई ना यूं सुमृत्यु तो, अर्थात अगर हमारी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हो रही है तो उसका शाब्दिक अर्थ अच्छी मृत्यु। लेकिन वास्तव में कवि कहना क्या चाहते हैं, वास्तव में कवि कहना चाहते हैं कि ऊपर की पंक्ति में जिस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त करने के लिए कहा है, अर्थात जब हम लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हैं अथवा लोगों के बारे में चिंता करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उसके बाद हमारी मृत्यु होती है, तो इस प्रकार की मृत्यु को कहा जाता है सुमृत्यु। तो हमारा जो मरना है, मरना तो सुनिश्चित है, तो हमारा मरना क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगर मरना बेकार हो रहा है तो वृथा जिए, अर्थात मरने तक का जी वो कभी नहीं मरता। कौन कभी नहीं मरता, जो जिया ना आपके लिए। तो यहाँ पर जो आपके लिए शब्द है, इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरों के लिए। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। अब ये कैसे संभव है, मनुष्य है तो मृत्यु तो सुनिश्चित है, ऐसा तो कवि ने अपने पहले पंक्ति में ही कहा है। दूसरों की सहायता करता है अथवा दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, वह व्यक्ति मर कर भी कभी नहीं मरता, अर्थात वो हमेशा के लिए जीवित रह जाता है। जैसे हम लोगों ने तस्वीरें देखी थी ना, महात्मा गांधी
इत्यादियों की तस्वीरें। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उन व्यक्तियों को मरे हुए बहुत साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक वे व्यक्ति हमारे यादों में जीवित हैं। तो हमें भी कुछ इस तरह का कार्य करना चाहिए जिससे हम लोगों के यादों में जीवित रह पाएंगे। लेकिन अभी तो अंग्रेज रहे नहीं जिनको हम अपने देश से भगाने के लिए स्वाधीनता का संग्राम करेंगे और महात्मा गांधी बन जाएंगे। तो हम अपने स्तर में किस तरह सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। इसके लिए चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक जो लड़की चिड़ियों को खिला रही थी, ये मिल बांट कर खा रहे हैं बच्चे, ठीक है, अकेले ना खाकर मिल बांट कर खा रहे हैं। कि इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग दूसरों की मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। कोई डोनेशन दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है जरूरतमंद को, कोई गिरे हुए को उठाने की कोशिश कर रहा है। तो इन तस्वीरों में हम क्या देख रहे हैं, एक मनुष्य इसी कोशिश में है कि किस प्रकार वो दूसरे मनुष्य की सहायता कर पाए। तो इस प्रकार हम अपने स्तर पर रहकर दूसरों के बारे में सोच, हमें सुमृत्यु को प्राप्त करनी चाहिए। सुमृत्यु का अर्थ क्या है, दूसरों जीवित रह जाता है। अब पहला पद का जो हम लोगों ने तीसरी पंक्ति निकाली थी, अब चलिए तीसरी पंक्ति के अर्थ को समझने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो तीसरी पंक्ति जो है वह कुछ इस प्रकार है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वैश्य के लिए मरे। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वही पशु प्रवृत्ति। तो यहाँ पर जो प्रवृत्ति शब्द है, इस प्रवृत्ति शब्द का अर्थ होता है आचरण अथवा व्यवहार। तो प्रवृत्ति शब्द के आगे यहाँ पर विशेषण लगाया गया है पशु। तो पशु प्रवृत्ति का अर्थ है पशु का आचरण। सा मतलब तरह, पशु की तरह आचरण अथवा पशु की तरह व्यवहार को कहा जाता है पशु प्रवृत्ति। तो पशु प्रवृत्ति कैसी होती है, क्या कहा है कवि ने, पशुओं की प्रवृत्ति होती है आप ही चरे। तो यहाँ आप ही मतलब केवल अपने लिए। ठीक है, बच गया एक शब्द जो है चरे। तो यहाँ पर चरे शब्द को समझने के लिए चलिए हम इन तस्वीरों पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमें कई प्रकार के जानवर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बाघ, हिरण और अन्य दूसरे जानवर। लेकिन इन सभी जानवरों में हमें, अगर इन जानवरों को अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो दो तरह के हमें जानवर मिल गए। लेकिन समानता क्या है इन जानवरों में कि ये सभी जानवर चर नहीं रहे थे। तो चरे शब्द का अर्थ बिल्कुल भी चरना नहीं है। ये सभी जानवर केवल अपने पेट के बारे में सोच रहे थे, केवल वे कैसे जीवित रह पाए इसके बारे में चिंता करते हैं। एक जानवर कभी भी दूसरा जानवर कैसे जिंदा रहेगा इसके बारे में नहीं सोचता है। तो चरे शब्द का अर्थ होता है जीना। तो अर्थ क्या मिला, पशु प्रवृत्ति अर्थात केवल अपने लिए जीने को ही कहा जाता है पशु प्रवृत्ति। तो पशुओं की प्रवृत्ति होती है कि वे केवल अपने स्वार्थ के बारे में चिंता करते हैं। अगर मनुष्य भी ऐसा करेगा, केवल अपने स्वार्थ के बारे में चिंता करेगा, तो वह जीवन का बलिदान दे दे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मरे शब्द का अर्थ है हम चिंता के अर्थ में भी ले सकते हैं, हम सहायता के अर्थ में भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर ये चिंता करता है, दूसरे मनुष्यों की सहायता करता है अथवा दूसरे मनुष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। तो हम दूसरों के लिए जीना सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को खिला रही है, एक छोटी बच्ची के लिए उसको दूध पिलाया जा रहा है। तो इस प्रकार हम मानवीयता दिखा सकते हैं, अपनी मनुष्यता हमारे भीतर हम दिखा सकते हैं दूसरों के लिए जीकर। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो हम लोगों ने मनुष्यता कविता के पहले पद की आलोचना की है, चलिए उससे हम कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर की आलोचना कर लेते हैं।
इस तीसरी पंक्ति से हमें क्या सीख मिलती है इसको पहले जान लेते हैं, फिर परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर की आलोचना करेंगे। तो तीसरी पंक्ति से हमें क्या सीख मिलती है कि पशु प्रवृत्ति किसे कहते हैं? दूसरे मनुष्य के लिए मरता है अर्थात दूसरों की चिंता करता है तो वह सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य बनता है। तो चलिए नाम क्या है? ये तो लाइव कक्षा चल रही है। अब जो भी प्रश्न मैं पूछूंगी जाहिर है उसका उत्तर मुझे ही देना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे मालूम है कि जो भी अभी ये लाइव प्रोग्राम देख रहे होंगे इस पहले प्रश्न का उत्तर तो उनको बहुत ही आसान लगा। पंक्ति में ही कवि ने स्पष्ट कर दिया था। क्या था वो पहली पंक्ति? पहली पंक्ति थी विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। तो कवि ने किसे न डरने की बात कही है? कवि ने यहाँ पर मृत्यु से न डरने की बात कही है। तीसरा प्रश्न है कौन मर कर भी नहीं मरता? तो याद कीजिए वो पंक्ति जिसने लिखा था मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। तो उत्तर क्या? और मर कर भी नहीं मरता है। अब चौथा प्रश्न है केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना यह कैसी प्रवृत्ति है? इसके लिए याद है ना हम मांसाहारी पशु और तृणभोजी पशुओं का चित्र देखे थे। तो यह कैसी प्रवृत्ति है हम लोग समझे कि अर्थ एक वीडियो भी देखे थे पशुओं का। तो चर्य शिकार क्या है? चर्य शिकार। तो भाषा ज्ञान में यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि निम्न शब्दों के लिंग बताने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर पहला जो शब्द है वह है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति शब्द का लिंग क्या होता है बच्चों? नवी कक्षा में हम लोगों ने लिंग के बारे में पढ़ा है। उसमें लिंग कैसे पहचानेंगे उसके बारे में बताया गया था। अब प्रवृत्ति शब्द का लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग। मनुष्य और विचार इन तीनों शब्द का लिंग है पुल्लिंग, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पदों से विशिष्ट शब्द को चुनना है। विशिष्ट क्या करता है? हमेशा विशिष्ट की विशिष्टता बताता है। तो यहाँ पर जी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने के लिए कहा गया है। तो पहला जो शब्द है वह है पशु। पशु का समानार्थी शब्द जैसे कि हम आलोचना के दौरान कई बार ले चुके हैं और वह शब्द क्या? अंतिम प्रश्न जो है इसमें लिखा गया है कि निम्न शब्दों का प्रयोग एक एक वाक्य में करने के लिए। जब भी वाक्य गठन का प्रश्न पूछा जाता है ये हमेशा याद रखिएगा कि कम से कम शब्दावलियों का प्रयोग करके हमें वाक्य गठन बनाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम वर्तनीगत त्रुटि एवं व्याकरण की अशुद्धियों से बच सकते हैं। जैसे ये जो 3 शब्द दिए गए हैं इनमें से मनुष्य शब्द को लेकर मैं एक वाक्य बना रही हूँ। देखिए वह अच्छा मनुष्य है। तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए एक तो वाक्य अर्थ व्यक्त कर रहा है तो ये सही वाक्य बना। और इसमें देखिए कम से कम शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे हम वर्तनी की त्रुटियों से बच रहे हैं और व्याकरण की त्रुटियों से भी बच रहे हैं और पूर्ण अंक की हमें प्राप्ति भी हो सकती है। तो बाकीगा आज की कक्षा में हम जितना भी पढ़े हैं, जो पहला पाठ हम लोगों ने पढ़ा है इसका स्वाध्याय आप अवश्य कीजिएगा। जिससे क्या होगा अगर कुछ शब्दावली या फिर कुछ समझने में हमें दिक्कत हुई होगी तो स्वाध्याय के द्वारा हम उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आगे की कक्षा में हम बाकी बचे 2 पदों की आलोचना करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।